वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर यूरोपियन यूनियन काउंसिल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन ताउन के फरोग पर इत्मीनान का इज़हार। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम पर तबादला ख्याल। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए देरीना तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मजबूत अज़्म का दिन। वज़ीर इत्तलात ने दिन की मुनासिबत से न झुके थे न झुकेंगे का उन्वान जारी कर दिया। वज़ीर आज़म का जौहरी धमाकों के 24 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में 10 रोज़ा तक़रीबात मनाने का फैसला। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने की डायमंड जुबली तक़रीबात की तर्ज पर यौम तकबीर भरपूर कौमी जज्बे से मनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान सियासत की आड़ में इंतशार फैलाने पर बज़िद। अपनी झूठी अना की खातिर आइन और कानून को पामाल किया। कोई ताकत अवामी मसाइल हल करने से नहीं रोक सकती। हम अवामी खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा चैलेंज दरपेश। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस पानी और खुराक की शदीद कमी जैसे मसाइल से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तवानाई के चैलेंजेस पर मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का न्यूयॉर्क में UN फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। अफगान अवाम को कई मसाइल का सामना है। अवाम की बड़ी तादाद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। अफगान मसले के हल के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद पर यकीन रखती है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का CNN को इंटरव्यू। दिफ़ाए वतन का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देने वालों को पूरी कौम का सलाम। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान महफूज है। अपने हीरोज़ को भूलने वाली कौमें मिट जाया करती हैं। शहदा के लवाहिकीन की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ रावलपिंडी में सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगाए बसालत देने की तकरीब से खिताब। मुस्लिम लीग नून आज सरगोधा में मैदान सजाएगी। जलसे के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज सरगोधा में जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज भी कारकुनों से खिताब करेंगी। हुकूमत का आइंदा हफ्ते इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में लाने का फैसला। इस्लाहात के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 7 माह मांगे हैं। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह। इमरान नियाज़ी ने मुल्क को माशी तबाही के दहाने पर पहुंचाया। बिजली की फराहमी के हवाले से कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिश। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए मकबूजा कश्मीर के अवाम सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में भी मुजाहिरा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान की जानिब से हुर्रियत रहनुमा के खिलाफ मन घड़त इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत। फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा। भारत में इस्लामी शायर और मुस्लिम हुक्मरानों के आसार। फिस्ताई ताकतों की नजर बद का शिकार। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल के बाद अब दिल्ली की जामे मस्जिद भी हिंदू तंजीमों के निशाने पर। जामे मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। खुदाई करके निकालने की इजाजत दी जाए। इंतहा पसंद हिंदुओं का नया शोशा। रूस यूक्रेन जंग, दुनिया को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। आलमी बैंक ने ग़िज़ाई बहरान को रोकने के लिए $30 अरब मुख्तस कर दिए। रकम में से ज़्यादातर वसाइल अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, मशरक़ी यूरोप और वस्ती एशिया और जनूबी एशिया में खर्च की जाएगी। बरतानिया में महंगाई ने 40 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़िश्ता माह महंगाई में 9% इजाफा हुआ। अफराद ज़र की शरह मार्च 1982 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अवाम ने अपने रोज़मर्रा अखराजात में कटौतियां करना शुरू कर दी। बरतानवी वजारत खजाना की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी।
ملک کے بیشتر علاقے گرمی کی لپیٹ میں، میدانی علاقے ہیٹ ویو کے زیر اثر۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران دادو 48، تربت، سبی، خیرپور، جیکب آباد اور موئن جو دڑو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں چند مقامات پر بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں آندھی اور گرد آلود ہوائیں متوقع۔ پاکستان اور شمال مغربی بھارت میں موسموں کی شدت کے نئے ریکارڈ قائم ہونے کے امکانات۔ ہر 3 سال بعد ایسے شدید گرم موسم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلے یہ تبدیلی 300 برسوں میں صرف ایک بار رونما ہوتی تھی۔ برطانوی محکمہ موسمیات۔ ایشیا کپ میں شرکت کے لیے قومی ہاکی ٹیم لاہور سے جکارتہ روانہ۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 23 مئی کو روایتی حریف بھارت کے ساتھ کھیلے گا۔ دوسرا میچ 24 مئی کو انڈونیشیا کے ساتھ، جبکہ تیسرا میچ 26 مئی کو جاپان کے ساتھ کھیلے گا۔ ایشیا کپ کی 4 بہترین ٹیمیں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز، نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں قومی کرکٹرز کا کنڈیشننگ کیمپ۔ کھلاڑی آج بھی کوچز کی زیر نگرانی نیٹ پریکٹس سیشنز کریں گے۔ قومی ٹیم کا اعلان 23 مئی کو ہوگا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان ون ڈے 8، 10 اور 12 جون کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈیول۔ سوئٹزرلینڈ میں جنیوا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، کینیڈا کے ڈینس شپوالوف کا ایونٹ میں سفر تمام۔ جارجیا کے نیکولس بیسل ایشول کو بھی اپ سیٹ شکست۔ بیلاروس کے ایلیو ایوشکا، ناروے کے کیسپر روڈ اور پرتگال کے جواؤ سوسا کو کوارٹر فائنل میں رسائی۔ امریکہ کے رائلی اوپلکا اور نیدرلینڈ کے تیلون گریسپور لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کر گئے۔ اور برطانیہ کی شاہی ٹکسال کی جانب سے 50 پینس کا ایک یادگاری سکہ جاری۔ قوس و قزح کے رنگوں پر مشتمل سکہ برطانوی تحریک افتخار کے 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر جاری کیا گیا۔ یہ سکہ روزمرہ کے استعمال میں نہیں آئے گا، تاہم سکے جمع کرنے کے شوقین اسے آن لائن خرید سکیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور یورپین یونین کونسل کے صدر چارلس مائیکل کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے مابین تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صدر یورپی یونین کونسل کو مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیائی خطے کے امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ ایک مستحکم اور پرامن افغانستان کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی اور معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ضروری اقدامات اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے حوالے سے وزیر اعظم نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس تنازع کے ترقی پذیر ممالک پر اثرات پر روشنی ڈالی اور اس مسئلے پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور کثیر الجہتی معاہدوں کے مطابق مسئلے کا سفارتی حل تلاش کیا جائے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے یوم تکبیر پر نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے کا عنوان جاری کر دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جوہری دھماکوں کے 24 سال مکمل ہونے پر 10 روزہ تقریبات منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ قیام پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کی طرز پر یوم تکبیر ملک بھر میں قومی جذبے سے منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وفاق، چاروں صوبوں، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کے ساتھ مل کر تقریبات کے انعقاد کی ہدایت کی ہے۔ یوم تکبیر پر قومی تقریبات منانے کا آغاز 19 مئی سے ہوگا۔ 28 مئی 1998 قومی افتخار اور پاکستان کی اپنی آزادی، خود مختاری اور قومی مفادات کی خاطر کبھی نہ جھکنے کے عظیم تاریخ کا دن ہے۔
محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا، اب معاشی قوت بنائیں گے۔ یہ وہ تاریخی دن ہے جب بیرونی طاقتوں کے دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود قومی قیادت نے دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کا فیصلہ کیا اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ وفاقی، صوبائی اور ضلعی سطح پر یوم تکبیر کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ تعلیمی اداروں، طالب علموں اور نوجوانوں کو خاص طور پر ان تقریبات کا حصہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے تمام سیاسی جماعتوں، وکلاء، ڈاکٹرز، میڈیا، محنت کش، سول سوسائٹی تنظیموں سمیت معاشرے کے تمام طبقات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس قومی دن کو قومی جذبے کے ساتھ منائیں۔ یہ دن قوم کے بے مثال اتحاد، یکجہتی اور پاکستان کے لیے ایک ہونے کا دن ہے۔ اس دن کو اسی انداز میں منانے کی ضرورت ہے۔ میڈیا سے درخواست ہے کہ یوم تکبیر کے لیے خصوصی نشریات، پروگرامز اور تحریروں کے اہتمام سے اس قومی دن کی تقریبات میں اپنا حصہ ڈالیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان اپنی ذاتی انا اور اقتدار کی ہوس میں سیاست کی آڑ میں ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے۔ عمران نیازی نے اپنی انا کی خاطر آئین اور قانون کو پامال کیا۔ وہ یاد رکھیں، کوئی بھی طاقت موجودہ حکومت کو عوامی مسائل حل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم صوبے کے عوام کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سیاست کے اندر سیاسی میدان آ کے سجائے، لیکن جب معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، سیاسی انتشار عروج پر ہے اور پاکستان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، تو یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش جو ہے اس کو اپنا جو ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ یہ کرنا کیا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور میں بطور ایک کارکن، بطور ایک پاکستانی، آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کے پیچھے نہ جائیں۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو عمران نیازی نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ عمران خان نے گھٹنے پکڑ کر IMF سے سخت ترین شرائط پر پیسے لیے، لیکن معاہدے کے برعکس تیل قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ ملک میں ڈالر کی قیمت عمران خان کے انتشار کی سیاست کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ IMF کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے، ڈالر آج 200 اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شعبدہ بازی کی۔ جس طرح یہ کہتا تھا نا، ہر اپنا 2 دن بعد کی خوشخبری سناؤں گا اور اگلے دن جو ہے وہ مہنگائی اور ہو جاتی تھی، اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت کا کھلواڑ کیا ہے۔ اسی لیے معیشت جو ہے 5.8% جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے، زمین بوس ہو گئے، 0 بھی رہی، منفی چلی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کو موسمیاتی تبدیلیوں کا چیلنج درپیش ہے، جس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ نیو یارک میں UN فوڈ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کو بڑھتے درجہ حرارت کے باعث پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے، جبکہ دنیا بھر میں بھی پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ خوراک کی قلت جیسے مسائل درپیش ہیں۔ تحفظ خوراک اور توانائی کے چیلنجز پر مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ عالمی تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے اور افغان مسئلے کے حل کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے CNN سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان عوام کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ افغان عوام کی بڑی تعداد غذائی قلت کا شکار ہے۔ افغان مسئلے کے حل کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ موجودہ افغان حکومت نے خواتین کی تعلیم کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں خواتین کی تعلیم پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ نئی افغان حکومت خواتین کے حقوق سے متعلق اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بی بی شہید کی ساری زندگی انتہا پسند قوتوں کے خلاف جدوجہد کرنے میں گزری۔ پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے وسیع البنیاد اور کثیر الجہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات کے حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات انتہائی سود مند رہی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی اہمیت اور دو طرفہ تعلقات کو مزید جامع اور مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ افغانستان سمیت علاقائی امن اور سلامتی کو درپیش امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تحفظ خوراک اور توانائی کے چیلنجز پر مل کر کام کرنے کے لیے بھی عزم کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ہم منصب کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، موسمیاتی تبدیلی، صحت، آئی ٹی، زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنے پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کثیر الجہتی اور اقوام متحدہ کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور غیر قانونی آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کی سنگین صورتحال سے سیکریٹری جنرل کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاہد سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے درمیان ملاقات میں عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی غذائی تحفظ سے متعلق اقوام متحدہ کے وزارتی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور اٹلی کے خارجہ امور کے وزیر کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی کونسلر سفارتکار سائمہ سلیم نے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ کو کونسلر سائمہ سلیم نے سفارتی معاملات پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کا نام روشن کرنے والی سفارتکار سائمہ سلیم کی کاوشوں کو سراہا۔ مسلم لیگ نون آج سرگودھا میں میدان سجائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جلسے کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پنڈال خیر مقدمی بینرز پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے۔ سرگودھا اس سے ملحقہ علاقوں کے عوام اپنے قائدین کا استقبال اور ان کا خطاب سننے کے لیے پرجوش نظر آتے ہیں۔ اور ناظرین اب خبر ہے کراچی پولیس کی ایک بڑی کامیابی کے حوالے سے۔ گزشتہ روز کراچی پولیس نے صدر بم دھماکے میں ملوث 2 مرکزی ملزمان کو ہلاک کر کے شہر قائد کو دہشت گردی کی مزید کئی کارروائیوں سے بچا لیا ہے۔ ان ملزمان کو ٹریس کرنے اور ان کے خلاف فوری کارروائی سے متعلق میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب نے سی ٹی ڈی حکام کے ساتھ کراچی میں نیوز کانفرنس کی۔ انہوں نے بتایا کہ مارا گیا دہشت گرد الجنو پہلے بھی گرفتار ہو چکا تھا، تاہم بعد میں ضمانت پر رہا ہو گیا۔ اس طرح کے دہشت گردوں کا نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ کوئی قوم ہوتی ہے، نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی دھرم ہوتا ہے۔ ان کا کام لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی میسج ہمیں کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، خود موجود نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ رہیں، ہمارے ادارے وفاقی اداروں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سب نے مل کر ایک جوائنٹ ایفرٹ کر کے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ تو انشاءاللہ جو وفاقی حکومت کی مدد چاہیے ہوگی وہ بھی مدد لی جائے گی۔ ناظرین، معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ایک اہم چیلنج ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے دعووں کے برعکس اعداد و شمار اقتصادی بدحالی کو اصل تصویر پیش کر رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے ضمیر عباس۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی معیشت کو مستحکم کرنے کا جو وعدہ کیا وہ پورا نہیں کر سکی، بلکہ تاخیری اور غیر سنجیدہ فیصلے کرنے سے ملک میں انٹر بینک میں $125 سے بڑھ کر 188 تک پہنچ گیا، جس سے ملک کے اوپر واجب الادا قرضوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ بڑھتی ہوئی امپورٹس نے زر مبادلہ کے ذخائر پر اضافی بوجھ ڈالا، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بھی اضافہ ہوا۔ اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو جو کچھ ہمارے جو لاسٹ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے کچھ ڈیسیشنز جو آئی ایم ایف کے پاس جانے میں بہت ڈیلے کر دیا، جس کے بعد وہ جو ہے ڈالرز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی فلیکچویشن ہو گئی اور کافی اسپیڈ سے بڑھا ہے۔ جو ہم لاسٹ حکومت کی بات کریں تو انہوں نے ایک آرٹیفیشلی رکھا ہوا تھا، ڈالر نہیں بڑھایا تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ انٹرسٹ ریٹ پہ آ رہا تھا۔ آئی ایم ایف سے کیے گئے وعدوں کے برخلاف پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی پر سبسڈی دے کر صرف سستی شہرت کے حصول کے لیے سابقہ حکومت نے
मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। पिछले 3 से 4 महीने हमारी मईशत के लिए अगर आप देखें जिस तेज़ी से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है और IMF की कंडीशन हम पूरी नहीं कर पाए। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह से सब्सिडीज़ दी पेट्रोलियम के ऊपर और बिजली के ऊपर, उसने जो है वो एक आखिरी आपके ताबूत में कील मैं कहूँगा कि साबित कर दिया, क्योंकि उससे हमें जो मंथली तकरीबन 118 अरब रुपए का हमें मंथली नुकसान हो रहा है सब्सिडी से। मईशत की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इस चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे खबरनामे में, एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आ गया नया ट्रीट सफेद जो है 3 रुपए का ब्लेड, सिर्फ 3 रुपए का ब्लेड। जी हाँ, वही मयार वही शेप, बार बार दोस्तों के लिए 30 रुपए में 10 ब्लेड। नया ट्रीट सफेद, जेब पे हल्का, शेव में तेज। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मुशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी की छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत में बहुत इजाफा किया गया है, ताहम पाकिस्तान में हुकूमत ने इंतहाई मुश्किल इक़्तिसादी और माली हालात के बावजूद आवाम को बोझ से बचाने के लिए नरखों में इजाफा रोक रखा है। पाकिस्तान में हर साल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम रखने के लिए तवानाई के शोबे में 596 अरब रुपए की रियायत दी जाती है, जिसकी वजह से बिजली के नर्ख भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिए जाते। ऐसे में देखना यह है कि पाकिस्तान के पड़ोसी और दीगर ममालिक में पेट्रोल के नर्ख क्या है। आइए देखते हैं ये मुआवजा। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे ने दुनिया के तमाम ममालिक को लपेट में ले रखा है। साबिक हुकूमत की नाकिस इक्तसादी कारकर्दगी के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पहले ही सख्त दबाव में है और अवाम भी माली तंगदस्ती का शिकार है। माशी अबतरी के नतीजे में अवाम की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हुई है, जबकि इन हालात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इजाफे की मुतकाजी हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत अवाम को पहले दिन से ही रिलीफ देने के लिए सरगर्म है। महंगे पेट्रोल पर भारी सब्सिडी देकर अवाम को अभी तक रिलीफ दिया जा रहा है। दुनिया के दूसरे मुल्क पाकिस्तान के मुकाबले में पेट्रोल बहुत महंगा फरोख्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए में कीमत का मुआवजा किया जाए तो अफगानिस्तान में पेट्रोल 172, श्रीलंका में 254, बांग्लादेश में 192 और भारत में 275 रुपए लीटर है। अमेरिका में पेट्रोल 223, चीन में 251 और बर्तानिया में फी लीटर कीमत 380 रुपए तक पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड की बात करें जहां पर पेट्रोल 362 रुपए फी लीटर है, जबकि दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में 543 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। तेल पैदा करने वाले ममालिक भी कीमतों में इजाफे से न बच सके। सऊदी अरब में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 181 रुपए तक पहुंच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। शदीद गर्मी के बायस इन इलाकों में हीट वेव के असरात बढ़ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शाहरुख शफी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ रहा और डॉक्टर हीट वेव के मुतालिक क्या कहते हैं। जी आगाह कीजिएगा शाहरुख शफी। जी, मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में हैं और मैदानी इलाकों में हीट वेव के असरात ज़्यादा हैं। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज दादू में सबसे ज़्यादा 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह तुरबत, सिब्बी, खैरपुर और मोंजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
अभी हमारी जो है वो डॉक्टर सुल्तान मलिक से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि हमारे पास कुछ ऐसे मरीज़ भी आ रहे हैं जैसे कि जो गाड़ी है वो डायरेक्टली धूप में खड़ी कर दी गई और उसमें बच्चे मौजूद थे और फ़कत 5 मिनट में ही गाड़ी खड़ी करने के बायस, गर्म गाड़ी होने के बायस बच्चे जो है वो हीट स्ट्रोक में मुब्तला हो गए। तो आपको यानी डॉक्टर साहब का ये कहना था कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर उनका ये कहना था कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट के नीचे अगर कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि उनका ये कहना था कि गर्दन जो है वो हीट स्ट्रोक से डायरेक्ट मुतासिर होती है और बाज़ औक़ात हेलमेट पहने हुए भी गर्दन जो है वो एक्सपोज रहती है। अगर वो हेलमेट के नीचे कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और उसको ठंडा रखते हैं तो ये उनके लिए बेहतर होगा। और इसी तरह उनका कहना था कि आम पेशेंट्स को हीट एग्जॉशन होती है और उसके बाद फिर हीट स्ट्रोक की तरफ जाते हैं, तो इसके लिए ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बुज़ुर्ग जो 65 साल 70 साल की एज में हैं उनको जो है वो डिहाइड्रेशन होती है और उनको पानी का जो है वो अंदाज़ा नहीं होता कि उनको प्यास लगी है या नहीं लगी। उनके एहतियात करने वाले जो लोग हैं, डॉक्टर साहब का ये कहना था कि उनको जो है वही वो लोग पानी पिलाएं। तो हीट स्ट्रोक का ख़तरा यकीनन आम लोगों को भी है जो इस वक्त खुली धूप में सफ़र करते हैं, उनको भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि छतरी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख शफ़ी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद के बाद रुख करते हैं लाहौर की जानिब, जहां हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन मौजूद हैं। मौज़मुद्दीन, पंजाब भर में शदीद गर्मी पड़ रही है और गर्मी से रोज़मर्रा के मामूलात जो हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस हवाले से आप क्या आगाह करेंगे हमें? आज बिल्कुल लाहौर शहर के अगर मौसम की बात की जाए तो आज भी लाहौर शहर का जो मौसम है वो गर्म है। गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी इस वक्त 12 से 1 बजे के दरमियान में जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री तक पहुंच चुका है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये 43 तक जा सकता है दोपहर 3 बजे तक। लाहौर शहर में हवा में नमी का तनासुब 25% तक जा चुका है। लाहौर शहर में 62 मुकामात पर ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू 112 ने हीट वेव्स कैंप बनाए हैं, जहाँ पर शहरियों को पानी पिलाया जा रहा है और उनको हीट वेव से बचने के लिए बताया जा रहा है। पैम्पलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू 112 ने का जो अमला है वहाँ पे मौजूद है, वो शहरियों को बता रहा है कि किस तरह हीट वेव से बचा जा सकता है और कोई शख्स अगर हीट वेव से मुतासिर होता है तो उसको खुली जगह पर लेके जाएँ, ठंडे तौलिए ठंडे कपड़े को लगाएँ और उसके बाद उसको पानी पिलाएँ। तो इस तरह मुख्तलिफ मुकामात पर शहर पर रेस्क्यू और ज़िला इंतज़ामिया ने इंतजाम किए हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वाटर टैंक्स खड़े किए हैं, वासा के वाटर टैंक्स वहाँ पर मौजूद हैं। और लाहौर शहर में जो गर्मी है इसका सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर को और इतवार को इसमें कमी आ सकती है और पीर और इतवार की शाम के औकात में बारिश की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वापसी के औकात में स्कूल छुट्टी होती है तो ख़ास तौर पर वो गर्मी का शिकार हो रहे हैं। इतना ख़ास ख्याल रखें, पानी का जो इंटेक है वो ज़्यादा करें, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से, ठंडे मशरूबात पीने से जो गर्मी है इससे बचा जा सकता है। तो लाहौर शहर और पंजाब के दीगर अजला में जो गर्मी है इसका सिलसिला यूं ही जारी है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि महकमा मौसम का कहना है कि पीर और इतवार की शाम को बारिश कुछ मुकामात में हो सकती है, जिससे गर्मी की शिद्दत में 2 दिन के लिए कमी वाक़या होगी। जी बहुत शुक्रिया मौज़म। और अब रुख करेंगे मुल्तान का। मौजूदा हीट वेव से पंजाब में सबसे ज़्यादा मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मैदानी इलाके और बहावलपुर का सहराई खित्ता मुतासिर हो रहा है, जहां शहरियों को पीने के साफ़ पानी, गर्मी और शदीद गर्म लू से बचाव के लिए मुश्किलात का सामना है। मुल्तान से हमारे नुमाइंदे शिराज दौरानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे पानी और खुराक समेत सेहत के मसाइल के बारे में दरियाफ्त करते हैं। जी शिराज, कहिएगा। जी, जनूबी पंजाब के मैदानी और सहराई इलाके इन दिनों शदीद हीट वेव और गर्मी का शिकार हैं, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है और रोड्स पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। मैं आपको बताऊं कि पूरे इस खित्ते में ये खित्ता पहाड़ी इलाके पर भी मुश्तमिल है, लेकिन ख़ास तौर पर सहराई खित्ता और मैदानी इलाके जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर गर्मी और हीट वेव की वजह से मामूलाती ज़िंदगी तो मुतासिर है ही, इसकी वजह से जो दूध देने वाले जानवर हैं उनकी प्रोडक्शन भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से दूध पतला होने की वजह से जो बच्चे जो दूध पी रहे हैं उनको पेट की बीमारियाँ जो है उसमें खासा इजाफा देखने में आया है। जो सहराई खित्ता चोलिस्तान है वहाँ पर लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। 7 लाख एकड़ रकबे का ये सहराई खित्ता, वहाँ पर 2 लाख से ज़ायद जो इंसानी आबादी और साथ ही 20 लाख के करीब लाइफ स्टॉक की जो तादाद है उनको बड़े वहाँ पर संगीन बहरान का सामना है। जो कुदरती तौर पर जो पानी के ज़खायर हैं जिनको आम ज़ुबान में टोबा कहा जाता है, वहाँ पर पानी ना सिर्फ खुश्क हो चुका है
बल्कि वहाँ पर चारा जो है वो भी ना होने की वजह से वहाँ पर लोगों को और लाइफ स्टॉक को बड़ी हद तक मुश्किलात का सामना है। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो लोग जो हैं वो दिन के औकात में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी अमूर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना निभा सकें, बल्कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम अपने अमूर को वहाँ पर निपटा सकें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। इस हवाले से महकमा सेहत की जो टीमें हैं उन्होंने भी अस्पतालों में और मराकज़ सेहत में अपने तय पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को इस हीट वेव के तदारुक और इससे बचाव के लिए उनको इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात भी दी जा सके। हुकूमती हिदायत पर सहराई इलाके में बाउज़र और टैंकर जो है पानी के वो वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं ताकि कुछ हद तक इसका तदारुक जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। ओवरऑल जो सिचुएशन है बड़ी ख़तरनाक हद तक जा रही है जिस इस हीट वेव और गर्मी की वजह से लोगों को जिन मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया। सूबह पंजाब के बाद अब सूबह सिंध में गर्मी की सताए अवाम के मसाइल का जायज़ा लेते हैं, जहां मुख्तलिफ शहरों में गैस्ट्रो का मरज़ फैल रहा है। मज़ीद तफसीलात हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे शिराज अली डायरी बताएंगे। जी शिराज, क्या सूरत हाल है इस वक्त गर्मी की सिंध में? जी, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी जो है गर्मी की शिद्दत बरकरार है। खुसूसन आज जो टेम्परेचर है वो जो रोज़ाना की तरह जैकबाबाद, रोड़ी, नवाब शाह और दादू सर फहरिस्त हैं, उनमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। हीट वेव बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ अजला में जो हैं सिंध के उसमें गैस्ट्रो के बहुत सारे केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं गर्मी की शिद्दत के बाद, और बच्चों में और बड़ों में गैस्ट्रो का जो मर्ज़ है वो भी फैल रहा है। जो सरकारी आदाद शुमार आए हैं उसमें 9000 से ज़ायद जो रिपोर्टेड है वो केस हो गए सिंध के अजला में, जो कि सिर्फ गैस्ट्रो की वजह से आए। एक तो डायरिया के केसेस और दूसरा हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में। अब हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमने करना क्या है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम जो टेम्परेचर 12 और 6 के बीच में शिद्दत होती है टेम्परेचर में, उस वक्त हम कम से कम घर से निकलें, अपने बच्चों को भी घर से कम निकालें और ठंडी मशरूबात जैसे शरबत है, जूसेस हैं और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। शहर के मुख्तलिफ मकामात पे हैदराबाद, सक्कर, नवाब शाह और दूसरी जगह पे जो है ख़ास तौर पर हीट वेव कैंप्स लगाए गए हैं, आगाही मुहिम भी चल रही हैं और लोगों को ताकीद भी की जा रही है और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि दिन के औकात में और गर्मी के टाइम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें और गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। गर्मी की ये जो शिद्दत है, लहरें तकरीबन 10 दिनों से जारी है और अगले जो आइंदा 4 से 5 दिन आने वाले हैं उसमें भी जो है वो रहने का इम्कान है। लाड़काना में, मोइनजोदड़ो में और नवाब शाह में और जैकबाबाद में आज भी टेम्परेचर हाई और सख्त गर्मी है और मुख्तलिफ मकामात पर जो है मामूलात ज़िंदगी भी वो मुतासर हो रही है। सूबा सिंध में शदीद गर्मी जारी है। हमारे नुमाइंदे शिराज अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और आपको आगाह करें कि मुल्क भर की तरह पेशावर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। पेशावर में आज भी दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान मौजूद है। पेशावर के मौसम के बारे में जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी, पेशावर में इस वक्त शदीद धूप और गर्मी की जो जारी लहरें गुज़श्ता 5-6 रोज़ से वो ताखाल जारी है। इस वक्त पेशावर का जो दर्जात है वो 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं उसकी जो दर्जात है वो 38 से 40 और 41 सेंटीग्रेड तक जारी रहने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा जो दर्जात है वो डेर इस्माइल खान में 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो आइंदा 5 से 6 रोज़ है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद गर्मी के लपेट में रहेंगे, जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके हैं आइंदा 24 घंटों के दौरान उसमें कई बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। पेशावर में शदीद धूप है। शहरी गर्मी को कम करने के लिए मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 5-6 रोज़ से गर्मी की शदीद लहर जारी है जिसने शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर किया है। महकमे मौसमियात और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गर्मी की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत जारी की है। शहरियों को कहा गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले, अगर ज़रूरत पड़े तो अपने काम सुबह सवेरे निपटाए और घर से निकलते वक्त सर पर गीला कपड़ा ज़रूर रखा करे ताकि जो हीट वेव है उसे बचा जा सके। शहरियों को ये भी हिदायत दी गई है कि बच्चों पर भी खुसूसी नज़र रखे, उसको गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने दे और उसको धूप से दूर रखे। जी, घरों से निकलते वक्त एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
अब रुख करेंगे सूबा बलूचिस्तान का। मुल्क भर की तरह सूबा बलूचिस्तान में भी हालिया गर्मी जारी है और शदीद गर्मी की लपेट में है सूबा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मीर सलाम कोयटा में डायरेक्टर महकमे मौसमियात बलूचिस्तान मोहम्मद अजमल शाद के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या अपडेट है मौसम के हवाले से। भी नसीराबाद, रक्षा, मकरान और कलाट डिवीज़न के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं और हुकूमत की जानिब से इन इलाकों के आवाम को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत पहले से ही जारी की जा चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महकमा मौसमियात बलूचिस्तान के डायरेक्टर मोहम्मद अजमल शाद। आए इनसे पूछते हैं मौसमियात के हवाले से लेटेस्ट रिपोर्ट। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में इस वक्त गर्मी की शिद्दत जो है वो अच्छी खासी हो चुकी है और खुसूसन हमारे जो ईस्टर्न साइड और सदर्न बलूचिस्तान के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है और ये सिलसिला जो पिछले 15 से 20 दिन से शिद्दत इख्तियार किए हुए है, इसमें अभी भी अगले एक हफ्ते तक कोई ख़ास कमी का इम्कान नहीं है। और जो अभी टेम्परेचर्स हमारे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसन सिब्बी का रीजन है या नीचे तुरबत खारान का, पंजूर का, नकुंडी दाब, ये सारे जो है ना हमारे 3 से 4 डिग्री नॉर्मल से अबव चल रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा चल रहा है और हीटिंग ज़्यादा है और इसमें किसी कमी का इम्कान भी नहीं है अगले हफ्ता 10 दिन में, क्योंकि जितनी हमारी अभी तक वेस्टर्ली वेव्स आई हैं वो हमारे बलूचिस्तान के बलाई इलाकों से गुजरते हुए और पाकिस्तान के बलाई इलाकों में चली गई हैं, जबकि सदर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है अभी तक किसी भी हल्की फुल्की रेन से भी महरूम है। और ये सिलसिला जो है ना अगले आने वाले दिनों में मानसून में और भी एक्टिव हो सकता है, लेकिन जो अभी जो शिद्दत है ये इसी तरह कमी बेशी के साथ जारी रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान पंजाब के वस्ती और जनूबी अजला में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान मौजूद है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। आज सुबह 10 बजे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। बहावलपुर 42, मोहनजोदाड़ो लाड़काना 41, कराची 32, इस्लामाबाद 35, फैसलाबाद 38, खानेवाल 36, बालाकोट 31, तुरबत 34, मरी 23 और लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि बरतानिया के मौसमियाती इदारे की तहकीक के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान और शिमाल मगरबी भारत में मौसमों की शिद्दत के नए रिकॉर्ड कायम होने के इम्कानात 100 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। अब इस खित्ते को हर 3 बरस बाद शदीद तरीन गर्म मौसम की तवक्को करनी चाहिए। बरतानवी मेट ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान और शिमाल मगरबी इंडिया को हर 3 साल बाद ऐसे शदीद गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है, जो मौसमियाती तब्दीली के बगैर 312 साल में सिर्फ एक बार होता है। पाकिस्तान और इंडिया के मौसमों का नया तज्जिया अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती साइंस के इदारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट में सामने आया है। इस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि 2021 में मौसमियाती तब्दीली के 4 अहम निशानियों ग्रीन हाउस गैसों का इर्तिकाज़, सतह समंदर में इजाफा, समंदर की गर्मी और समंदरी तेज़ाबियत ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। बात करेंगे लॉन्सेट कमीशन की। लॉन्सेट कमीशन की तरफ से शाया एक नई आलमी रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी की वजह से सन 2019 में तकरीबन 90 लाख अफराद की कब्ल अज वक्त मौत हो गई। माहिरीन ने जहर आलूद हवा से होने वाली अफवात की बढ़ती हुई तादाद पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। लॉन्सेट ने आलूदगी और सेहत के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हवा, पानी और मिट्टी में इंसानों के ज़रिए फैलाई गई आलूदगी की वजह से गो के फौरी तौर पर लोगों की मौत नहीं होती, लेकिन इसके नतीजे में लोग अमराज़ कल्ब, कैंसर, तनफ़ुस के मसाइल, असहाल और दीगर संगीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जनूबी और मशरकी एशियाई मुल्कों में सनतकारी के सबब फ़ज़ाई आलूदगी और कीमियाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो कि कब्ल अज़ वक्त अमवात की बड़ी वजह है। कम और औसत आमदनी वाले ममालिक इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा अमवात इन्हीं इलाकों में हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के खाने पीने की चीज़ों में भी नुकसानदेह धातें पाई गई हैं, जो इंतहाई तशवीश का मौजब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2019 में आलूदगी से सबसे ज़्यादा 24 लाख अमवात भारत में हुई। नाज़रीन, मौसम का हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
गया नया ट्रीट सफेद जो है 3 रुपए का ब्लेड, सिर्फ 3 रुपए का ब्लेड। जी हाँ, वही मयार वही शेप, बार बार दोस्तों के लिए 30 रुपए में 10 ब्लेड। नया ट्रीट सफेद, जेब पे हल्का, शेव में तेज। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मुशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। यहाँ आपको बताएं, हसनाबाद मुतबादिल आरजी पुल पर NHA और FWO की जानिब से तेज रफ्तारी के साथ काम जारी है। पुल का काम मुकम्मल हो चुका है और राब्ता सड़क पर काम तेजी से जारी है। गुज़िश्ता रात छोटी और बड़ी गाड़ियों को गुजार कर पुल को चेक किया गया। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज शाम तक आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मजीद बात करते हैं हसनाबाद से हमारे नुमाइंदे इकराम नजमी से। इकराम नजमी, आगाह कीजिएगा। फ्रंटियर्स वर्क ऑर्गेनाइजेशन और NHA की जानिब से जो आरजी पुल है उस पे काम बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। इस वक्त पुल का आधा काम तकरीबन हो चुका है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जो बेली ब्रिज है, जो आरजी ब्रिज है, इस पे ट्रैफिक का आमद-ओ-रफ्त स्टार्ट होगा। अवामी हलकों की तरफ से ब्रिज के तामीर और एमरजेंसी में ब्रिज के तामीर पे मतलब इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। मेरे साथ हुंजा प्रेस क्लब के साबिका प्रेसिडेंट रहीमुल्लाह बेग साहब भी मौजूद है। उनसे पता करते हैं कि अवामी हलकों की जानिब से इस ब्रिज की और इस तेज़ रफ्तार काम के हवाले से क्या तासुरात है। जी देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के खुसूसी अहकामात की रोशनी में यहाँ पे जो आरजी पुल का काम है, FWO पाक फ़ौज के जवान यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत ही इत्मीनान बख्श है। 2 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने पुल बनाया। टूरिज़म का ये सीज़न है, सयाहत बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। इस नाले में ये पुल के टूटने से उम्मीद ये जाहिर की जाती है कि यहाँ पे जो टूरिज़म मुतासिर हो गई वो दोबारा बहाल हो जाएगी। अवामी हलकों की जानिब से तेज़ रफ्तारी से काम हो रहा है, इस पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है और उम्मीद जाहिर किया जा रहा है कि जो इस हसनाबाद पुल टूटने के बाद टूरिज़म में एकदम से मतलब जो कमी यहाँ पे वाक़ा हुई थी उसमें फिर बेहतरी आएगी और टूरिस्ट आसानी के साथ हुंजा की तरफ आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया इकराम नजमी, आप हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ने लाहौर और दीगर शहरों में साल और हैजा फैलने के वाक़यात का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी सेहत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों में मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का हुक्म देते हुए मर्ज़ पर काबू पाने के लिए फुल फॉर मौसर इक़दाम करने की हिदायत की हैं। उन्होंने कहा है कि मरीजों के इलाज मुआलजे में कोई कसर उठा न रखी जाए। उधर इत्तेहादी हुकूमत ने आइंदा हफ्ते इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में लाने का फैसला किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। कुछ इस्लाहात बजट से पहले और कुछ बाद में होंगी। वो हमें कर दें और इलेक्शन इस्लाहात भी है जो बहुत अहम है, उनके सिवा इलेक्शन हो नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन 7 महीने मांग रही है। दूसरे इस्लाहात हम शुरू कर रहे हैं मंडे से। कौम की उन बहादुर सपूतों की जुर्रतों और अज़मतों को सलाम जिन्होंने मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। इस सिलसिले में जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में अवार्ड्स देने की खुसूसी तकरीब हुई। तफसील बता रहे हैं आसिम रिजवान। पाकिस्तान जो आज महफूज है ये इन्हीं ऑफिसर्स, JCOs और जवानों के खून की कुर्बानी के जरिए मुमकिन हुआ है। हमारे असल हीरो ये हमारे शहीद हैं, ये हमारे गाजी हैं। और जो कौमें अपने शहीदों को या हीरोज़ को भूल जाती हैं
वो कौमें मिट जाया करती हैं। कोई कौम, कोई मुल्क अपने शहदा की कुर्बानी का सिला पेश नहीं कर सकती। कोई कुव्वत, दौलत, पैसा उसका नेमल बदल नहीं हो सकता। हमारी जिम्मेदारी है कि हम शहदा के वरसा की देखभाल करें। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में बहादुरी का मुजाहरा करने और नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर फौजी अफसरों और जवानों को एजाजात देने की पुरवकार तकरीब जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी अफसरों और जवानों को नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एजाजात दिए। शोहदा के अहले खाना ने भी तकरीब में शिरकत की। मैं सलाम करती हूँ पाकिस्तान आर्मी को कि उन्होंने जिस तरह मेरा ख्याल रखा। मैं जगडारस थी, मुझे लगता है कि मुझे हर यूनिफॉर्म के अंदर अपना बेटा नासिर हुसैन नजर आ रहा होता है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और दीगर जो अफसरान हैं, हमें उन पर पूरा फ़ख्र है जो उन्होंने शहादा और शहादा की फैमिली के लिए जो कुछ किया है, उसका नेमल बदल तो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। हम जैसे अपने प्यारों की कुर्बानियाँ देते हैं तो ये मुल्क आज़ाद होता है। हमारी पाक फौज कभी भी शहीदों की कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देती और ना जाने देगी। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने शहदा को और उनकी फैमिलीज़ को अकेला नहीं छोड़ा। पाक आर्मी जो है ना, ये यकीनन कौम मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रहा है। सभी के बाद आर्मी ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हर लम्हे हर वक्त वो हमारे साथ साथ होते हैं। पाक आर्मी ने हमारे साथ बहुत ही तावन किया, खसूसन बिलखसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हर किस्म का तावन किया, दिलासा दिया। मैं उनका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। हमारे जो कमर बाजवा सुपर सलार हैं, उनकी वर्दी पे उनकी जो इखलाक है हमें बहुत फ़ख्र है, तो वो हमारा बहुत ख्याल कर रहे हैं। उसके अलावा जो यूनिट है, जो आर्मी वाले हैं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं। 48 अफसरों को नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर 17 इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया, जबकि 7 अफसरों समेत 3 जूनियर कमीशन अफसरों और 30 जवानों को तमगा बिसालत दिया गया। शोहदा के एजाजात उनके अहले खाना ने वसूल किए। तकरीब में सीनियर अस्करी हुकाम और उनके अहले खाना भी मौजूद थे। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुशीर उमूर कश्मीर ने वज़ीर आला पंजाब को हल्का एन सतर के मसाइल से आगाह करते हुए कहा कि साबका हुकूमत ने इस हल्के के तरक्याती मंसूबों से महरूम रखा। आइंदा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में इस हल्के के लिए खातिर फंड्स फराहम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने नौजवानों को घरों नौकरियों के झूठे ख्वाब दिखाए और गलत पॉलिसी बनाकर मईशत को तबाह किया। हमजा शहबाज ने कहा कि इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि शोहदाए कश्मीर का खून रायगान नहीं जाएगा। भारत यासीन मलिक के खिलाफ कोई भी फैसला करता है तो पूरी दुनिया को झंझोड़ेंगे। मुजफ्फराबाद में काबीना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि आलमी बिरादरी यासीन मलिक के खिलाफ जारी भारत की इंतकामी कार्रवाई को रुकवाए। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक वो पहले रहनुमा हैं जिन्होंने मुसल्लह जिदोजहद तर्क करके सियासी जिदोजहद का आगाज़ किया। उन्होंने LOC के दोनों जानिब और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों से अपील की कि वो आज यासीन मलिक के हक में बाहर निकलें। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स जस्पा किए गए हैं जिन पर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक, हुर्रियत रहनुमाओं और नौजवानों की गैर कानूनी नज़रबंदी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोहम्मद यासीन मलिक की तस्वीर वाले पोस्टर्स में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद तमाम कश्मीरियों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। मोहम्मद यासीन मलिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए मशल बरदार हैं और वो अपने मिशन को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरआज़्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया गया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर मुजरिमाना खामोशी तर्क करके तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए इक़दाम करे। सियासी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि भारतीय हुकाम जम्मू कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे को चैलेंज करने की सज़ा देने के लिए मोहम्मद यासीन मलिक को झूठे मुकदमात में सज़ाए मौत दे सकते हैं। मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमा मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शोहदाए हॉल की शहादत की बरसियों के मौके पर मकबूजा कश्मीर में 21 मई को मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेज की तरफ से कश्मीरियों की नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। फिस्ताई मोदी हुकूमत की तरफ से JKLF के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की तरफ मबजूल कराने की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मोहम्मद यासीन मलिक की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। बरतानवी दफ्तर खारजा में वज़ीर ममलिकत लॉर्ड तारिक अहमद ने दारुल उमरा को बताया कि बरतानवी हुकूमत जेल में कैद लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमे की समाअत पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने ये बात लॉर्ड कुर्बान हुसैन के सवाल के जवाब में बताई, जिन्होंने यासीन मलिक के खिलाफ इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा था कि इनकी ज़िंदगी को खतरा लाहक है।
अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। भारतीय अदालत की जानिब से मुतासिबाना फैसला सामने आया है। दिल्ली की अदालत ने मुबैना फंडिंग केस में फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले के मुताबिक भारतीय अदालत ने यासीन मलिक के खिलाफ सजा का फैसला 25 मई को सुनाया जाएगा, लेकिन मुबैना फंडिंग केस में उन्हें मुजरिम करार दे दिया है। यासीन मलिक के खिलाफ झूठा केस कायम किया गया। इस मुकदमे में यासीन मलिक सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। उनके खिलाफ भारतीय अदालत ने मुतासिबाना फैसला सुना दिया है, उन्हें फंडिंग केस में मुजरिम करार दिया है। भारतीय अदालत का मुतासिबाना फैसला सामने आया है। दिल्ली की अदालत ने मुबैना फंडिंग केस का ये फैसला जारी किया है, जिसमें मुमताज हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को मुजरिम करार दिया गया है। यासीन मलिक के खिलाफ सजा का फैसला 25 मई को सुनाया जाएगा। यके बाद दीगरे इस्लामी शायर और मुस्लिम हुक्मरानों के आसार फिस्ताई ताकतों की नजर बद का शिकार हो रहे हैं। इसी तनाजुर में वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल के बाद अब दिल्ली की जामे मस्जिद भी हिंदू तंजीमों के निशाने पर आ गई है। हिंदू महासभा के सदर स्वामी चक्रपाणी ने दावा किया है कि जामे मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। चक्रपाणी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला को खत लिखकर जामे मस्जिद के चबूतरे और सीढ़ियां खोदकर मूर्तियां निकालने की अपील की है। स्वामी चक्रपाणी ने शाही इमाम से जामे मस्जिद की खुदाई की इजाजत भी मांगी है। भारत की रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में वाक़ मुगल शहंशाह औरंगजेब की कब्र को खोदने के भारतीय जनता पार्टी की धमकी के बाद कब्र के आसपास हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाड ने धमकी दी है कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। एक मुसलमान लीडर असदुद्दीन अवैसी ने हाल ही में कब्रिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद से ये बहस बढ़ गई है। भारत की आला तरीन अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के कत्ल के जुर्म में 30 साल से जेल में कैद मुजरिम की रिहाई का हुक्म दे दिया है। बेंच ने 50 साला एजी पेरारन को रिलीफ देने के लिए अपने गैर मामूली इख्तियारात का इस्तेमाल किया, जबकि मुलजिम को पहले ही मार्च में पैरोल पर रिहाई कर दिया गया था। एजीपी पेरार योलन को 21 मई 1991 को जनूबी रियासत तमिलनाडु में राजीव गांधी की हलाकत का सबब बनने वाले बम में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां फराहम करने के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। अफगान अबूरी नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर से काबुल में जापानी सफ़ीर ने मुलाकात की। इस मुलाकात में अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल, तालीम, इंसानी इमदाद, इंसदाद मनशियात, बजट की मंजूरी समेत काबुल में जापानी सफारत खाना दोबारा खोलने के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शमूलियत के लिए मुश्तरका दरख्वास्त जमा करा दी है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने फिनलैंड और स्वीडन की सफीरों से दरखास्तें वसूल की। इस मौके पर स्टोल्टनबर्ग ने इस पेशरफ्त को एक तारीखी कदम करार दिया। उनका कहना था कि इत्तेहादी ममालिक नेटो की वसअत में इजाफा करने पर इत्तेफाक करते हैं, ताहम इस अस्करी इत्तेहाद के रुकन मुल्क तुर्की की जानिब से फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में मुमकिना शमूलियत की मुखालिफत की जा रही है। तुर्की का कहना है कि ये ममालिक तुर्क मुखालिफ मुसल्लह गिरोहों को पनाह फराहम करते हैं। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि इस हफ्ते तकरीबन 1000 यूक्रेनी फौजियों ने मारियोपोल में अपने आखिरी मजबूत गढ़ को छोड़ते हुए अपने आप को रूस के हवाले कर दिया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल इगोर कोनाशिनकोव का कहना है कि स्टील प्लांट में मौजूद 694 यूक्रेनी फौजियों ने गुज़िश्ता 24 घंटे में हथियार डाल दिए हैं। यूं इस हफ्ते कुल 959 यूक्रेनी फौजियों ने स्टील प्लांट में लड़ाई खत्म करते हुए अपने आप को रूस के हवाले किया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। और सबसे पहले आपको बताएं कि एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम लाहौर से जकार्ता रवाना हो गई है। टीम के हमरा टीम मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, हेड कोच सिगफ्रीड एकमन, कोच वसीम अहमद, फिजिकल इंस्ट्रक्टर डैनियल बेरी, फिजियोथेरेपिस्ट अदील अख्तर और वीडियो एनालिस्ट नदीम लोधी रवाना हुए। एशिया हॉकी कप का आगाज 23 मई से इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में होगा। इवेंट में शामिल 8 टीमों को 2 पूल में तकसीम किया गया है। पूल ए में इंडिया, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जबकि पूल बी में मलेशिया, कोरिया, ओमान और बांग्लादेश शामिल है। पाकिस्तान अपना पहला मैच 23 मई को रिवायती हरीफ भारत के साथ खेलेगा। दूसरा मैच 24 मई को इंडोनेशिया, जबकि तीसरा मैच 26 मई को जापान के साथ खेलेगा। एशिया कप की 4 बेहतरीन टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी।
और खेल से फिल वक्त इतना ही, लिए चलते हैं आपको वापस मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।